मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल की क्लास में हम कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे थे कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के कार्य क्या क्या है, और आज की क्लास में हम करेंगे कि कैल्शियम की अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम की अधिकता का प्रभाव। कैल्शियम की अधिकता से सबसे पहले शिशुओं में इसकी अधिकता से एक रोग हो जाता है। सबसे पहले शिशुओं की बात करते हैं। शिशुओं में क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी अधिकता से इडियोपैथिक हाइपरकैल्शियम, इडियोपैथिक हाइपरकैल्शियम नामक रोग हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है? शिशुओं में। यह रोग कैल्शियम की अधिकता से हो जाता है। यह रोग किसने सिद्ध किया, किसने बताया? एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1952 में लाइटवुड, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1952 में बताया कि अगर शरीर में, शिशुओं के शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो इडियोपैथिक हाइपरकैल्शियम नामक रोग शिशुओं में हो जाता है। अब इसके बाद में बच्चों में विशेष तौर पर कई प्रकार के और भी लक्षण दिखाई देते हैं। वो लक्षण कौन से होते हैं? जैसे कि बच्चे की भूख में कमी हो जाती है, बच्चे को भूख नहीं लगती है। एक तो भूख नहीं लगती है, दूसरा जो कारण है वमन होने लग जाती है, बच्चों को उल्टी होने लग जाती है, वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है, बच्चों में कब्ज हो जाती है, शिशु का जो चेहरा है वो अजीब सा दिखाई देने लग जाता है, शिशु के चेहरे पर सामान्य भाव नहीं रहता है, जैसे उसका फेस जैसा दिखता है वैसा नहीं रहता है। शरीर में, उसके रक्त में कैल्शियम एवं जो आयरन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में कैल्शियम के साथ ही यूरिया एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। गुर्दों में असामान्य रूप से कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाता है और कभी कभी इस जमाव के कारण से पथरी बन जाती है। तो गुर्दों में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम के जमाव के कारण भी कई बार बन जाती है। शिशु में यह जो रोग होता है इडियोपैथिक हाइपरकैल्शियम, ये 5 से 8 माह का जो शिशु होता है, 5 से 8 महीने का जो शिशु है उसमें अधिकतर यह रोग, ज्यादातर यह रोग 5 से 8 महीने का जो शिशु है उसमें देखने को मिलता है। अब ये तो थी शिशुओं की बात। अब आ जाती है प्रौढ़ों एवं वृद्धों में। प्रौढ़ों एवं वृद्धों में अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? इनकी अधिकता से दुग्ध क्षार बीमारी हो जाती है। प्रौढ़ों में और वृद्धों में अगर
रोगी के रक्त तथा शरीर के कोमल तंतु जो होते हैं उनमें कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनमें कई प्रकार के जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उल्टी होने लग जाती है, और जो ग्रसनी अमाशय जो होती है, अमाशय तथा आंतों में रक्त स्राव होने लग जाता है। जो हमारी ग्रसनी होती है, जो आहार नाल का ऊपर का हिस्सा होता है उसमें, और किसमें बताया, आमाशय और आंतों में रक्त स्राव शुरू हो जाता है कैल्शियम की अधिकता से। उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, सिर में दर्द रहने लग जाता है। यह रोग प्राय पेप्टिक अल्सर से पीड़ित उन रोगियों में होता है जिन्हें अत्यधिक मात्रा में दूध के साथ साथ क्षारीय औषधि भी दी जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण हैं, इनमें अधिक होते हैं। पेप्टिक अल्सर के जो रोगी होते हैं, अत्यधिक कैल्शियम के सेवन से गुर्दे में पथरी भी हो जाती है। वृद्धों में भी पथरी हो जाती है, और शिशुओं में भी आपको बताया कि इस रोग के कारण पथरी बन जाती है। इस रोग से बचाव के लिए रोगी व्यक्ति को कैल्शियम रहित आहार दिया जाता है। ऐसा आहार उसको खाने के लिए दिया जाता है जिसमें विटामिन डी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं हो, खाने को दी जानी चाहिए। तो कैल्शियम रहित आहार और विटामिन डी रहित आहार है वो पेप्टिक अल्सर से पीड़ित जो रोगी है उसको दिया जाता है। अदरवाइज इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, पथरी वगैरह की जो दिक्कत है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कैल्शियम की प्राप्ति है वो कहाँ कहाँ से होती है। कैल्शियम का जो प्राप्ति का साधन है वो क्या है? कैल्शियम की प्राप्ति अधिकतर जो होती है वो दूध से होती है। दूध के अंदर सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और उसके बाद ये इसकी जो मात्रा है वो किसमें पाई जाती है? इसकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें भी पाई जाती है, नारियल में पाई जाती है। लेकिन दूध और दूध से बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि दही है, खोया है, और जो चीज़, पनीर, कंप्लीट दूध है, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ताज़ा हो या सूखी मछली हो, उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तिल के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। तिल चाहे छिलका रहित हो या छिलके सहित हो, दोनों में कैल्शियम की मात्रा विद्यमान होती है। बादाम में कैल्शियम, और अनाज जो है, अनाजों में सर्वाधिक जो कैल्शियम की मात्रा है वो रागी के अंदर कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 330 जो मिलीग्राम है कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये तो थी हमारी कैल्शियम की प्राप्ति के साधन। अब हम इसमें बात करते हैं कि कैल्शियम की प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रतिदिन कैल्शियम आहार में कितना देना चाहिए। तो आहार में प्रतिदिन कैल्शियम की मात्रा है वो 0 से 2 महीने का जो शिशु है उसको 500 मिलीग्राम आहार में कैल्शियम देना चाहिए। प्रतिदिन की कैल्शियम मात्रा 0 से 12 महीने का जो बच्चा है उसके अनुसार ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको कितनी कैल्शियम
रिक्वायरमेंट होगी, ये इसमें आ जाएगी हमारी। तो 10 से जो 15 वर्ष का बच्चा है उसको कितनी देनी पड़ेगी? 600 मिलीग्राम पर डे उसको देनी है। 16 से 19 साल का जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 500 होगी, 500 मिलीग्राम पर डे, इसमें आ जाएगा 16 से 19। वयस्क है, वयस्क के लिए 1000 मिलीग्राम, सॉरी इसके लिए हमारी चाहिए 16 से 19 के लिए 400 मिलीग्राम और वयस्क के लिए 500 मिलीग्राम और गर्भवती और धात्री माता है उसके लिए 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो वृद्ध है, वृद्ध को कितनी आवश्यकता होती है? 500 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है? हमारी एक दिन की कैल्शियम की मांग है कि 0 से बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर 12 महीने का जब तक होता है उसको 500 मिलीग्राम पर डे देना है। 1 से 9 साल का बच्चा है उसके लिए 400, 10 से 15 साल के बच्चे के लिए 600 देनी है, 16 से 19 के लिए 400 मिलीग्राम पर डे, वयस्क हो जाता है उसके लिए 500 मिलीग्राम पर डे है। गर्भवती और धात्री जो माता है उनके लिए, दोनों के लिए मिला के 1000 मिलीग्राम पर डे है और वृद्ध है उसको 500 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है। तो ये था हमारा कैल्शियम का चैप्टर की कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा कि मिनरल्स जो भी हैं, मिनरल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खनिज लवण है वो आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में उसके कार्यों पर चर्चा की, उसके कमी के प्रभाव क्या पड़ते हैं और उसकी अधिकता अगर शरीर में हो जाती है तब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और आपको बताया कि कैल्शियम की प्रतिदिन की मांग कितनी है और कैल्शियम की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। ये सारा हमने कैल्शियम के अंदर किया। अब अगला जो मुख्य खनिज लवण है वो है फास्फोरस, इस पर बात करेंगे। अगला मुख्य खनिज लवण है वो है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस के लिए जानेंगे। अभी तक आपने को बताया कि फास्फोरस कैल्शियम की भांति ही फास्फोरस भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। समुचित विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है शरीर में। हमारे शरीर निर्माण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कैल्शियम के बाद शरीर में फास्फोरस की ही मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतु की कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन यानी बहुगुणन के लिए तो फास्फोरस नितांत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फास्फोरस कोशिकाओं के न्यूक्लियस के रूप में विद्यमान होता है। यह जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स में आपको बताया भी फर्स्ट ईयर में जब करवाया कि सेल होती है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो मुख्य रूप से जो विद्यमान होता है वो फास्फोरस होता है। हमारे शरीर का कुल भार का 1% भाग फास्फोरस का बना होता है। यानी जितना भी हमारा वजन है, टोटल जो वजन है, जैसे कि जितना भी वजन है उसका 1% जो बनता है वो हमारा किसका बना होता है? फास्फोरस का बना होता है। कुल फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। जितना भी 80% भाग होता है फास्फोरस का वो किसके साथ मिलकर कार्य करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है और कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जिससे अस्थियां एवं दांतों का निर्माण होता है। फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में अस्थियों एवं दांतों में जमा रहता है और जो बाकी का 20% फास्फोरस बच जाता है वो हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं, कोमल तंतु होते हैं,
कोमल तंतु जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनमें तरल पदार्थों के रूप में विद्यमान होता है, फ्लूइड के रूप में ये वहाँ पर उपस्थित रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस उपस्थित रहता है। शरीर में फास्फोरस दो रूप में होता है, एक होता है अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में और दूसरा होता है कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में। तो हमारे को इतना डीपली नहीं जाना है, हमें तो इतना ही पता होना चाहिए कि फास्फोरस क्या है, इसके कार्य क्या है और इसकी कमी के क्या प्रभाव होते हैं। जितने भी हमने विटामिन्स पढ़े, मिनरल्स पढ़ रहे हैं और हमने जो मुख्य पौष्टिक तत्व थे, चाहे वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, उनमें यही हमें करना है कि इनके बारे में हल्का सा हमें क्या है, थोड़ा सा इनका विवरण पढ़ना है। फिर उसके बाद में सामान्य जानकारी होने के बाद में इनके कार्य क्या क्या है, इनके कमी के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इनकी अधिकता शरीर में अगर हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव शरीर पर दिखाई देता है। इसके प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं कि हमें ये पौष्टिक तत्व हैं, हमें खाने तो हैं, लेकिन किन चीज़ों से हमें इनकी प्राप्ति होगी, तो हमें ये बातें भी पता होनी चाहिए कि किन पौष्टिक तत्वों को, किन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को हम खाएंगे तो हमारे को जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी है, पौष्टिक तत्वों की कमी है, वो पूर्ति हो सकती है। तो हमें उनके बारे में भी समुचित जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट कितनी है कि एक दिन में हमारे को कितना खाना है। मान लो हमारी रिक्वायरमेंट 500 मिलीग्राम है और हम खा रहे हैं 1000 मिलीग्राम। अगर डेली में इतना खाते हैं तो वो एक्सेस हो जाएगा और वो हमारे शरीर पर असर की जगह उसके जो हानिकारक दुष्प्रभाव हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। तो लाभ की बजाय वो हमें हानि पहुंचाने लग जाते हैं। इसलिए हमें ये बातें भी ध्यान रखनी है कि जो हमें खाना है, जो भी पौष्टिक तत्व लेना है, उसकी पर डे की एक दिन में कितना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना और उससे कम नहीं खाना। तो उस बैलेंस बना के रखना है, तभी जाकर हम क्या रहेंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अब हम करते हैं कि कैल्शियम जो फास्फोरस है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, फास्फोरस के प्राप्ति के साधन क्या हैं। तो फास्फोरस की जो प्राप्ति के साधन है वो कौन से हैं। यद्यपि फास्फोरस अल्प या अधिक मात्रा में सभी प्रकार के जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें किसी में ज़्यादा पाया जाता है तो किसी में थोड़ा, लेकिन पाया जरूर जाता है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा ये उपस्थित रहता है, परंतु दूध, अंडा, मांस, मछली, पक्षी, मुर्गी, आटा, तिल, केकड़ा, जेई का आटा इत्यादि फास्फोरस प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन है। सभी में पाया जाता है, ये थोड़ी मात्रा में, अति अल्प मात्रा में भी पाया जाता है, लेकिन इसके जो सबसे अच्छे सोर्सेज हैं, सबसे अच्छे स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको बताया, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, मुर्गी है, फास्फोरस जो जई का आटा है, केकड़ा है, इनके अंदर फास्फोरस की मात्रा है वो अत्यधिक पाई जाती है। तो क्या बताया आपको कि हमारे शरीर, वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस उपस्थित रहता है। किस रूप में होता है यह, अकार्बनिक और कार्बनिक रूप में ये विद्यमान रहता है। यह किसके लिए आवश्यक होता है, ये हमारे समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। और फास्फोरस कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में फ्लूइड के रूप में उपस्थित रहता है। केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है उसमें पाया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके फास्फोरस के जो कार्य हैं उन पर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।